तो आइए डालते हैं नजर इस वक्त की सभी खबरों पर एक एक मिनट में। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राजभवन जाकर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मुलाकात की और इस्तीफा सौंप दिया। इस इस्तीफे के साथ एक बात और साफ हो गई। अब तक जो उत्तराखंड का रिकॉर्ड रहा है वो ये कि सिर्फ एक मुख्यमंत्री ऐसा रहा जिसने 5 साल सरकार चलाई। इसके अलावा अब तक के सभी मुख्यमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए और त्रिवेंद्र सिंह रावत भी इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं। उन्होंने 4 साल पूरे होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया। इस दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ कई और नेता दिखाई दिए, जिनके साथ विधायक हरबंस कपूर, धन सिंह रावत, मुन्ना सिंह चौहान, महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। इस सियासी हलचल के बीच एक बार फिर से बुधवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें सीएम के नाम पर फैसला लिया जाएगा। खबर है कि इस बार सीएम और एक डिप्टी सीएम के फॉर्मूले के साथ सरकार काम करेगी। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्यपाल को इस्तीफा देने के बाद मीडिया से बात की। उन्होंने इस मौके पर जनता का धन्यवाद जताया, साथ ही कहा कि पार्टी ने जो दायित्व दिया उसे निभाने का प्रयास किया। एक पार्टी के कार्यकर्ता को पार्टी ने इतना बड़ा सम्मान दिया और 4 साल मुझे सेवा करने का मौका दिया, तो ये इतना मौका मुझे दिया है। मैं प्रदेशवासियों का भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। दरअसल बीजेपी में विधायकों और कुछ मंत्रियों की नाराजगी के चलते त्रिवेंद्र सिंह रावत को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। इन नेताओं की नाराजगी जाहिर करने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुख्यमंत्री बने रहने पर संकट जारी था, जिस पर अब फैसला हो गया। लेकिन कल कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ये तस्वीर अब तक साफ नहीं हुई है। त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे के साथ ही सवाल खड़ा हो गया है कि उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इसे लेकर सियासी चर्चाएं तेज हैं। खबर है कि 4 नाम ऐसे हैं जिनमें से एक को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल सकती है। मुख्यमंत्री की रेस में सबसे पहला नाम सतपाल महाराज का है। सतपाल महाराज गढ़वाल से विधायक हैं और सरकार में मंत्री भी और राजपूत जाति से आते हैं। जबकि दूसरा नाम रमेश पोखरियाल निशंक का है। निशंक केंद्र में शिक्षा मंत्री हैं। इससे पहले भी राज्य की बागडोर संभाल चुके हैं। तीसरा नाम अजय भट्ट का है। अजय भट्ट नैनीताल से सांसद हैं और इससे पहले राज्य में बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। चौथा नाम धन सिंह रावत का है। धन सिंह रावत राज्य सरकार में मंत्री हैं और श्रीनगर से विधायक हैं। साथ ही धन सिंह रावत गढ़वाल और राजपूत के फॉर्मूले में भी फिट बैठते हैं, इसलिए धन सिंह के नाम को लेकर भी सियासी चर्चाएं तेज हैं। वैसे नई सरकार का फॉर्मूला भी तय हो चुका है। एक सीएम के साथ डिप्टी सीएम भी होगा और डिप्टी सीएम की रेस में पुष्कर सिंह धामी को बताया जा रहा है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि उत्तराखंड का सीएम गढ़वाल से हो सकता है, जबकि डिप्टी सीएम कुमाऊं से हो सकता है। इसी फॉर्मूले के आधार पर बीजेपी उत्तराखंड में दोबारा से वापसी की सियासी जमीन तैयार करने की रणनीति पर काम कर रही है। उत्तराखंड के सियासी हलचल के बीच कांग्रेस को इस बार फिर से हमला बोलने का मौका मिल गया। कांग्रेस इसे नाकामी बताकर प्रचार करने में जुटी है, जबकि उत्तराखंड बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम ने अपनी पार्टी का बचाव किया है। सुबह 10 बजे विधायक दल की बैठक होगी और विधायक से चर्चा होगी। जो निर्णय होगा केंद्र को अवगत कराया जाएगा। केंद्र जिसमें सहमति देंगे उसको शपथ दिलाई जाएगी। सुई वेल था अभी वेल है। अब त्रिवेंद्र रावत जी पहले की स्टेट देख रहे थे, अब केंद्र को देखेंगे। उनके अनुभव का, सरकार का और संगठन का पूरा लाभ सरकार अपने नेतृत्व लेगा। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि ये नाकामी का इस्तीफा है। 4 साल बीत गए तब जाकर बीजेपी चेहरा बदलने का काम कर रही है। अब वैसे भी बात बनने वाली नहीं है। बीजेपी चाहे जो कर ले, क्योंकि अब बीजेपी का समय खत्म हो चुका है। पूरी तरीके से फेल हुए, इसको हम नहीं मान रहे हैं। इसको आप भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने भी मान लिया है कि 4 साल हमारी सरकार उत्तराखंड में कुछ भी नहीं कर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय बुंदेलखंड के दौरे पर हैं। इस दौरान जालन और ललितपुर का दौरा किया। उन्होंने ललितपुर में सबसे पहले 41 परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया और गरीबों को भरोसा दिलाया कि सरकार गरीब परिवार के बच्चों की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी उठा रही है। उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। 11 गाँवों को पेयजल के साथ-साथ 3,500 हेक्टेयर लैंड को सिंचाई की सुविधा विश्वास परियोजना से मिलने वाली है। जबकि जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य का योगी ने निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि एक्सप्रेसवे के बनने से लोगों का सपना साकार होगा। इस काम को तेजी से पूरा करने की दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। वैसे सरकार बुंदेलखंड में पानी की समस्या से निजात दिलाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। सीएम ने भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में जल्दी इस समस्या से लोगों को निजात मिल जाएगी। योगी आदित्यनाथ बुंदेलखंड के 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन झांसी के एक स्कूल में पहुंच गए, जहां मुख्यमंत्री ने बच्चों को शिक्षा का पाठ पढ़ाया।
इस दौरान छात्र छात्राओं के बीच अपना भी अनुभव साझा किया और सलाह दी कि कोई भी मुकाम पाने के लिए कड़ी मेहनत की जरूरत होती है, लेकिन उसके पीछे की सोच सिलेक्टिव होनी चाहिए। हमारी मंजिल तय होनी चाहिए और उस मंजिल को पाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। ये अंदाज पहली बार योगी आदित्यनाथ का शायद हर किसी ने देखा, जब वो छात्रों से सीधा संवाद करने के लिए स्कूल पहुंच गए। अपने राजनीतिक जीवन से मिले अनुभव को एक गुरु के रूप में बच्चों से साझा किया और बताया कि कैसे कोई आगे बढ़ता है, उसके लिए क्या कुछ करना पड़ता है। योगी आदित्यनाथ बुधवार को धर्मनगरी चित्रकूट का दौरा करेंगे, जहां रसिन बांध परियोजना और चिल्ली पंप कैनाल परियोजना का लोकार्पण करेंगे। इस मौके को देखते हुए प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। ये परियोजना 2003 में शुरू हुई थी, जिसकी लागत करीब 140 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस परियोजना से 17 ग्राम पंचायतों के 4600 किसानों को लाभ मिलेगा। रसिन बांध परियोजना का कल यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से लोकार्पण होने जा रहा है और ये करीब 141 करोड़ की परियोजना थी। 12 पिछले वर्षों से ये लंबित पड़ी थी, लेकिन बहुत ही द्रुत गति से इधर सिंचाई विभाग ने इसको पूर्ण किया है। इस कार्यक्रम के बाद महोबा का भी मुख्यमंत्री दौरा करने वाले हैं, जहां कुलपहाड़ तहसील में संजीवनी अर्जुन सहायक परियोजना का निरीक्षण करेंगे। दरअसल सरकार 3000 करोड़ से अर्जुन सहायक परियोजना चला रही है, जिसको लेकर योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ बैठक कर समीक्षा करेंगे। ऐसे में अधिकारी अधूरे कामों को पूरा करने पर जोर दे रहे हैं। किसान आंदोलन के बीच योगी सरकार ने गेहूं की फसल खरीदने का फैसला कर लिया है। सरकार 1 अप्रैल से गेहूं खरीद की प्रक्रिया को चालू करेगी। इसके लिए करीब 6000 क्रय केंद्र बनाए जाएंगे, जो पूरे प्रदेश में फैले होंगे। गेहूं खरीद के लिए योगी सरकार ई-पॉप मशीन का इस्तेमाल कर रही है। इसकी मदद से भ्रष्टाचार को रोकने का प्लान है। दरअसल सरकार लगातार भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति को अपना रही है, ताकि किसानों को गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल सके। इस बार 1975 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य तय किया गया है। यह पिछली बार की तुलना में 50 रुपये प्रति क्विंटल ज्यादा है। दरअसल किसानों और सरकार के बीच एमएसपी को लेकर लगातार विवाद चल रहा है। किसान आंदोलन कर रहे हैं और सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार एमएसपी को खत्म करने के लिए 3 कानून लेकर आई, जबकि सरकार कह रही है कि किसानों के हित में कानून बनाए गए हैं। किसानों को एमएसपी पहले भी मिलती थी, आगे भी मिलती रहेगी। उत्तर प्रदेश में मायावती के कार्यकाल में हुए चीनी मिल घोटाले में शक्ति बढ़ती जा रही है। इस मामले की जांच कर रही केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने कई संपत्तियों को अपनी रिपोर्ट में अटैच किया। खबर है कि 1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियों को अटैच करने का काम किया गया, जिसमें सहारनपुर से पूर्व एमएलसी मोहम्मद इकबाल की 7 संपत्तियां भी शामिल हैं। ये पूरा मामला पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के कार्यकाल के वक्त का है, जब सरकार ने साल 2010 और 2011 के दौरान 11 चीनी मिलों को बेच दिया था। इस सौदे से केंद्र और राज्य सरकार को करीब 1,179,000 करोड़ रुपए का नुकसान होने का आरोप है। इसी मामले में ईडी लगातार अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है और जो भी इस मामले में गुनहगार हैं, उनके खिलाफ लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। लखनऊ में गिरधारी एनकाउंटर में मारा गया था, जिसके बाद गिरधारी के भाई राकेश ने हाई कोर्ट में हाई लेवल जांच की मांग वाली याचिका लगाई थी, जिसे राकेश ने हाई कोर्ट से वापस ले लिया है। खबर है कि राकेश ने सरकार की जांच कराने के फैसले के बाद याचिका वापस लेने का फैसला किया है। दरअसल सरकार ने हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच कराने का फैसला किया है। इस जांच की अध्यक्षता पंकज जायसवाल करेंगे। साथ ही सरकार आईजी फैजाबाद से भी जांच करा रही है। दरअसल लखनऊ के विभूति खंड इलाके में 6 जनवरी को अजीत सिंह हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। इस हत्याकांड में गिरधारी विश्वकर्मा मुख्य आरोपी था, जिसे दिल्ली पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया गया था। बाद में यूपी पुलिस लखनऊ लेकर आई, जिसको कोर्ट में पेश किया गया और 3 दिन की पुलिस रिमांड मिली। इसी बीच 15 फरवरी को पुलिस की कस्टडी से गिरधारी भागने की कोशिश करने लगा और पुलिस ने चेतावनी दी, मगर आरोपी ने फायर झोंक दिया, जिसके बाद मुठभेड़ में गिरधारी मारा गया। मोहनलालगंज के बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष ने वीडियो जारी कर खुद को बेकसूर बताया है। आयुष ने अपनी पत्नी अंकिता सिंह और उसके परिवार वालों पर हनी ट्रैप में फंसाने का गंभीर आरोप लगाया है। मेरी जिंदगी नरक हो गई है और मैं आ रहा हूँ, लखनऊ आ रहा हूँ। मैं सरेंडर करूंगा। मैं जो करना हो आपको करिए। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैंने खुद को गोली नहीं मरवाई। यदि उस दिन मैं घर के अंदर रहता तो मेरी हत्या हो जाती। बाहर मैं गया, मुझको खाने में नशा दिया गया था। 3 दिन लगातार मैं नशे में रहा। जब से मैं लखनऊ से बाहर निकला हूँ, तब से मैं 3 दिन लगातार नशे में रहा। आयुष ने अपने ऊपर चली गोली को लेकर सफाई दी है। कहा है कि जो कुछ हुआ उसके पीछे मेरा हाथ नहीं है। दरअसल 2 मार्च को आयुष पर गोली चली थी। आयुष का आरोप है कि मेरी हत्या की साजिश रची गई। इसके पीछे पत्नी अंकिता का नाम सामने आ रहा है।
फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। योगी सरकार लगातार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर काम कर रही है। सभी थानों में महिलाओं की शिकायतों को सुनने के लिए महिला हेल्प डेस्क खोली जा रही है। इस खास व्यवस्था को चलाने के लिए महिला कर्मचारियों की तैनाती भी की जा रही है, ताकि पीड़ित महिलाएं बेझिझक अपनी परेशानी महिला पुलिसकर्मियों के सामने रख सकें और अपनी पीड़ा बता सकें। सभी जो जनपद हैं वहाँ पर दूरस्थ जो क्षेत्र है वहाँ के तहसील में और थाने में एक महिला चौकी जो रिपोर्टिंग चौकी होगी उसका उद्घाटन किया है, क्योंकि उसका उद्देश्य यह था कि जो महिलाएं शहर में, चूँकि महिला थाना एक है और अपनी परेशानियों को लेकर के जाती थी, उनकी सुनवाई नहीं हो पाती थी, उनकी काउंसलिंग नहीं होती थी, तो दूरस्थ जो क्षेत्र हैं उनकी बात वहीं सुनी जाए और उस पर काउंसलिंग की बात, उनमें मुकदमा लिखने की बात, वो सारी चीज़ें महिला के द्वारा की जाए। तो इसके लिए एक महिला रिपोर्टिंग चौकी की शुरुआत की गई है। वैसे योगी सरकार लगातार महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम कर रही है। कई योजनाएं ऐसी चलाई जा रही हैं जिनकी मदद से महिलाओं को सशक्त बनाया जा सके। इसी कड़ी में आईजी रेंज कार्यालय प्रयागराज में साइबर क्राइम थाने की स्थापना की गई। योगी सरकार लगातार अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चला रही है। इस अभियान को कानपुर के बिठूर थाना क्षेत्र में चलाने का काम किया जा रहा था, लेकिन इस बीच एक रोचक कहानी सामने आई। खबर है कि एक दुकान से एक तिजोरी मिली है जिसमें लोगों को खजाना होने की आशंका है। इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिस ने तिजोरी को अपने कब्जे में ले लिया और जाँच में जुट गई। लेकिन तस्वीरों को देखिए, तिजोरी की खबर सामने आते ही मौके पर लोगों की अच्छी खासी भीड़ जुट गई। दरअसल मंधाना चौराहे पर प्रशासन अतिक्रमण हटाने पहुंचा था। खबरें अभी और भी हैं, लौटते हैं कुछ ही पलों में।